अभी हम लोग बात कर रहे हैं लीवर। देखें, ये जो लीवर होता है, लीवर हम लोग क्या बोल रहे हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड से। नेक्स्ट, ये कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है, देखिए इधर, अगर हम लोग इसको बोले क्या, डायफ्राम, इसको क्या बोले, डायफ्राम, इसको बोले क्या, थोरेसिक कैविटी, ये क्या है, मिड लाइन। तो इस मिड लाइन की वजह से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं दे आर द अपना लेफ्ट साइड, तो ये क्या है, राइट साइड। ये थोरेसिक कैविटी और ये है एब्डोमिनल कैविटी। तो लीवर कहां प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ किधर, राइट साइड। हम लोग क्या बोले, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन अपर एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड द राइट साइड बिलो द डायफ्राम। नेक्स्ट, जो लीवर होता है ये बाइलोब होता है, दो लोब होते हैं। लीवर क्या है कि बाइलोब, टू लोब होता है। बाइलोब, और दो जो साइड हम लोग देख रहे हैं, साइड कौन सा, एंटीरियर साइड, और एंटीरियरली ये लेफ्ट लोब और राइट लोब दोनों एक दूसरे से सेपरेट होता है फैल्सीपैरम लिगामेंटम के थ्रू। फैल्सीपैरम लिगामेंटम के थ्रू, ठीक है। तो लीवर इज बाइलोब, एक है राइट लोब, दूसरा है लेफ्ट लोब। फ्रॉम एंटीरियर साइड बोथ लोब, दोनों लोब आर सेपरेट बाय फैल्सीपैरम लिगामेंटम। नेक्स्ट, अब चाहे राइट लोब हो चाहे लेफ्ट लोब हो, दोनों लोब किससे बना होता है, हिपैटिक लोब्यूल से। तो लीवर बना किससे है, हिपैटिक लोब्यूल्स बना हुआ है। और लीवर चारों तरफ से कवर किससे होता है, इंक्लूडिंग हिपैटिक लोब। तो लीवर इज कवर्ड बाय ग्लीसन कैप्सूल, ग्लीसन कैप्सूल के थ्रू पूरा का पूरा लीवर चारों तरफ से कवर होता है। और लीवर चाहे राइट पार्ट हो चाहे लेफ्ट पार्ट हो, दोनों लीवर आर, सॉरी, लीवर कंपोज्ड ऑफ हिपैटिक लोब्यूल्स, हिपैटिक लोब्यूल्स से बना होता है। और हिपैटिक लोब्यूल्स भी इस ग्लीसन कैप्सूल, ध्यान रहे ग्लीसन कैप्सूल क्या है, मेम्ब्रेनस शीथ है। इससे ग्लीसन कैप्सूल से हिपैटिक लोब्यूल्स भी कवर होता है। और हिपैटिक लोब्यूल्स क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। अब जो हिपैटिक लोब्यूल्स है, हिपैटिक लोब्यूल्स कैसा हो सकता है, हिपैटिक लोब्यूल्स हो सकता है पॉलीगोनल, पॉलीगोनल होता है। आप बोल सकते हैं जैसे पेंटागोनल, हेक्सागोनल, इनका क्या होता है शेप, पेंटागोनल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, हेप्टागोनल भी हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है, लेकिन जो कॉमनली होता है वो क्या है, हेक्सागोनल। मैं यहां पर एक पेंटागोनल हिपैटिक लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रा किया। यहां देखिए, ये आपको 1 2 3 4 5 कार्नर दिखाया, और इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हिपैटिक ट्रायड। ये सारे के सारे हिपैटिक ट्रायड एक दूसरे से कनेक्ट होता है ग्लीसन कैप्सूल्स के थ्रू, ग्लीसन कैप्सूल के थ्रू कनेक्ट होता है। इसको हिपैटिक ट्रायड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 स्ट्रक्चर होता है। ए स्ट्रक्चर देखिए, मैंने ब्लू कलर बनाया, बाइल डक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, रेड कलर बनाया, मैंने क्या बताया, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है। और एक मैंने ब्लैक कलर दिखाया, ये क्या है, ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। तो हिपैटिक पोर्टल वेन की ब्रांच है, हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है, और यहां बाइल डक्ट की ब्रांच। तो जो हिपैटिक आर्टरी है, इससे क्या होता है, लीवर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो हेपेटिक पोर्टल वेन होता है इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन से लीवर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब है कि लीवर में ब्लड सर्कुलेशन है। ध्यान रहे ये जो हेपेटिक आर्टरी है इससे ऑक्सीजनेटेड, और जो हेपेटिक पोर्टल वेन है इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर हो जाता है। कहां से? फ्रॉम इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन से ब्लड जा रहा है तो इसका मतलब है इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट भी, डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स भी, या आप ऐसे बोल सकते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कहां पहुंचता है? लीवर के अंदर। और जब लीवर के अंदर पहुंचेगा तो एलिमेंट्री कैनाल से जब ब्लड आता है तो उसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है। तो इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू मिक्स होकर के हेपेटिक पोर्टल वेन के रास्ते कहां पहुंचेगा? लीवर में। जरा देखिए, अब हेपेटिक पोर्टल वेन से, इंटेस्टाइन से या एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कहां पहुंचता है? लीवर के अंदर। इसको मैं आपको दिखाया क्या? साइनसॉइड। ये सब के सब क्या है? साइनसॉइड्स। अब साइनसॉइड्स दो पोर्टल ट्रायड के बिटवीन ये आपको क्या मिलेगा? हेपेटोसाइट सेल्स। ये हेपेटोसाइट सेल्स है, और दो हेपेटोसाइट सेल्स की जो ब्रांचिंग है उसके बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है? बाइल कैनालिकुलाई। अब ये जो साइनसॉइड्स है, इन साइनसॉइड्स के बीच में ये जो पूरा स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस। और इसी पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस में हेपेटोसाइट सेल्स और बाइल कैनालिकुलाई। इसी पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस में एक स्टार शेप कुफर सेल होता है। स्टार शेप कुफर सेल होता है। ध्यान रहे, जब एलिमेंट्री कैनाल से न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू मिक्स होकर के हेपेटिक पोर्टल वेन के रास्ते लीवर में पहुंचता है, तो ये न्यूट्रिएंट कहां जाएगा? ये न्यूट्रिएंट जाता है साइनसॉइड में जाएगा। कहां जाता है? साइनसॉइड में। और साइनसॉइड भी एक टाइप की ब्लड वेसल्स ही है। और जो साइनसॉइड्स है, इस साइनसॉइड्स देखिए, इस साइनसॉइड्स में ये आपको इरेगुलर मैनर में क्या दिख रहा है? एंडोथेलियल टिश्यू होता है। यहां क्या है? एंडोथेलियल टिश्यू है। इरेगुलर मैनर में एंडोथेलियल टिश्यू है। इरेगुलर मैनर में क्या होता है? एंडोथेलियल टिश्यू होता है। अब जब न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू मिक्स होकर के इस साइनसॉइड के अंदर से पास होगा, जो साइनसॉइड के अंदर से पास होगा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब साइनसॉइड के अंदर से पास होगा, इसमें न्यूट्रिएंट भी है। न्यूट्रिएंट क्या होगा? न्यूट्रिएंट डिफ्यूज करके साइनसॉइड से किधर जाएगा? डिफ्यूज करके साइनसॉइड से जाएगा पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस में। अब न्यूट्रिएंट्स को लेगा कौन? न्यूट्रिएंट को रिसीव करेगा हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट को रिसीव करेगा हेपेटोसाइट सेल्स। ये सब के सब क्या है? हेपेटोसाइट सेल्स। न्यूट्रिएंट कौन लेगा? ये हेपेटोसाइट सेल लेगा। और जब हेपेटोसाइट सेल न्यूट्रिएंट लेगा तो न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करेगा और रिजल्ट क्या सिंथेसाइज करेगा? ये जो हेपेटोसाइट सेल्स है, दे सिंथेसाइज बाइल को सिंथेसाइज करता है, बाइल को सिंथेसाइज करेगा। अगर न्यूट्रिएंट के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल से कोई पैथोजेंस, कोई बैक्टीरिया आ गया, कहां पर इंटर कर गया?
साइनसॉइडल के अंदर। तो साइनसॉइडल के अंदर एक क्या है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इरेगुलर मैनर में। इरेगुलर मैनर में क्या है, एंडोथेलियल टिश्यू है। तो जो माइक्रोब्स होगा ये भी क्या होगा, डिफ्यूज करके, माइक्रोब्स भी क्या होगा, डिफ्यूज करके आएगा। माइक्रोज भी क्या होगा, डिफ्यूज करके आएगा। माइक्रोज भी क्या होगा, डिफ्यूज करके आएगा न्यूट्रिएंट के थ्रू। बैक्टीरिया भी आएगा डिफ्यूज करके न्यूट्रिएंट के थ्रू। कहां आएगा, पेरिसाइनसोइडल स्पेस में। और इस पेरिसाइनसोइडल स्पेस में स्टार शेप क्या है, कुफर सेल। कुफर सेल क्या करेगा, उस बैक्टीरिया या उस पैथोजन को इंगल्फ कर लेगा। उसके बाद जितने भी साइनसॉइड्स हैं, इन साइनसॉइड से ये न्यूट्रिएंट कहां पहुंचेगा, या ब्लड कहां पहुंचेगा, ये ब्लड पहुंचता है सेंट्रल वेन में। और फिर सेंट्रल वेन से कहां पहुंचता है, हिपैटिक वेन में। और फिर हिपैटिक वेन से जाएगा वेना केवा। वेना केवा से कहां चला जाएगा, हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर, बात समझ रहे। देखिए ये जो हिपैटोसाइट सेल्स है, हिपैटोसाइट सेल्स क्या सिंथेसाइज करेगा, हिपैटोसाइट सेल सिंथेसाइज करेगा बाइल। ये जो बाइल होगा, बाइल सिंथेसाइज हुआ। अब बाइल कहां पोर होगा, बाइल पोर होगा। सिंथेसाइज होने के बाद बाइल पोर होगा हिपैटोसाइट सेल से बाइल कैनालिकुलाई में। अब बाइल कैनालिकुलाई की ब्रांचिंग होती है, जो बाइल कैनालिकुलाई की ब्रांचिंग होती है, ये आएगा कहां पर, बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट में ओपन हो जाएगा। तो दे आर द स्ट्रक्चर ऑफ, हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं बाइल। देखिए लीवर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाइल। बाइल पीएच 7.4, इसका मतलब है एक ऐसा है एल्कलाइन मीडियम, सिंथेसाइज्ड इन हिपैटोसाइट सेल्स। हिपैटोसाइट सेल्स, ये जो बाइल होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक बोलते हैं बाइल साल्ट और दूसरे बोलते हैं बाइल पिगमेंट। बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट। जो बाइल साल्ट होता है इसमें एक है इनऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक साल्ट। बाइल साल्ट से ही फैट का डाइजेशन होता है। इसमें इनऑर्गेनिक में सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब की बात करते हैं। और ऑर्गेनिक में हम लोग बात कर रहे हैं, एक होगा सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टायरोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टायरोकोलेट। और जो सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टायरोकोलेट है, सिंथेसाइज्ड या डेराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। एक कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है,
डेराइव पार्ट होता है। बाइल पिगमेंट की बात करें, जो बाइल पिगमेंट होता है ये वेस्ट मटेरियल होता है। इसमें हम लोग एक बात करते हैं बिलीवर्डिन और दूसरे की बात करते हैं बिलोरुबिन। जो बिलीवर्डिन होता है ग्रीन कलर होता है और जो बिलीवर्डिन होता है येलो कलर। बिलीवर्डिन एक कन्वर्ट होता है बिलोरुबिन में, किसके थ्रू? थ्रू रिडक्शन के थ्रू। और यहां पर जो एंजाइम यूटिलाइज होती है रेडक्टेज। रेडक्टेज एंजाइम के थ्रू बिलीवर्डिन कहां कन्वर्ट हो जाता है? बिलोरुबिन में। और बिलोरुबिन का लेवल जब लिमिट से ऊपर बढ़ता है, मतलब हम लोग बोलते हैं 1 मिलीग्राम पर 100 ml, अगर 1 मिलीग्राम से इसका लेवल क्या होगा? कैसे बोले? लीवर का बिलोरुबिन का अमाउंट अगर इंक्रीज किया, राइज किया तो जो डिजीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। नेक्स्ट, फंक्शन। बाइल का जो मेन फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन कराना ये मेन फंक्शन है। बाइल आल्सो स्टिमुलेट लाइपेज। बाइल आल्सो स्टिमुलेट लाइपेज। लीवर कंप्लीट। अब लीवर के बाद हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज। जरा आप नोट करिए। अब हम सब क्या करते हैं? लीवर के बाद स्टार्ट करते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को डिटेल हम लोग एंडोक्राइन में स्टडी करेंगे। यहां हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज जो होता है मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब एंडोक्राइन नेचर एंड एक्सोक्राइन नेचर। हम लोग जानते हैं जो एंडोक्राइन नेचर होता है ये क्या सिक्रेट करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है। और एक्सोक्राइन नेचर वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उनके पास उनकी खुद की डक्ट नहीं होती, क्योंकि अपना सिक्रेटरी मटेरियल हार्मोन सीधे ब्लड में पोर करते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन नेचर वाले पार्ट होते हैं ये एंजाइम सिक्रेट करती है, और इनके पास इनकी खुद की डक्ट होती है, और डक्ट के थ्रू टारगेट तक अपने सिक्रेटरी मटेरियल को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। जो एक्सोक्राइन नेचर है ये क्या सिक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। और इस पैनक्रियाटिक जूस का पीएच कितना है? 8 से लेकर के 8.5। इसका मतलब एल्कलाइन मीडियम। और इस पैनक्रियाटिक जूस में जो मेनली एंजाइम्स होते हैं वो है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसटीएफसी दूसरा नेम। पैनक्रियाटिक एमाइडेज जिसका दूसरा नेम क्या है? एमाइलोप्सिन। और नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लिएज। ये 6 एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं और जिनमें सबसे ज्यादा ये आपके एग्जाम पूछता है। मेजॉरिटी क्या होता है कि जब एंजाइम्स पैनक्रियास निकलते हैं तो मोस्टली क्या होते हैं? इनएक्टिव। और फिर इनका एक्टिवेशन होता है तो इनका अलग अलग फंक्शन होगा, इसको हम लोग डाइजेशन बात करेंगे। पैनक्रियाज के बाद हम लोग कहां पहुंचते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के पास। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है ये 2 टाइप के ग्लैंड से मिलकर बना होता है। इसमें एक ग्लैंड होता है क्रिप्स ऑफ लिवर और दूसरा ग्लैंड होता है ब्रूनस ग्लैंड। अगर हम लोग क्रिप्स ऑफ लिवर की बात करें, ये कहां प्रेजेंट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में। अभी हम लोग जस्ट इसके बाद हिस्टोलॉजी की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट इनर लेयर, सबसे अंदर के लेयर म्यूकोसा उसमें प्रेजेंट होता है। और जो क्रिप्स ऑफ लिवर है इसके 2 पार्ट्स, एक होता है एंटीरियर पार्ट, दूसरा होता है पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें एक सेल होती है जिसको बोलते हैं गोबलेट सेल्स, और ये क्या सिक्रेट करेगा? म्यूकस। ये सिक्रेट करता है म्यूकस।
और जो इंटीरियर पार्ट में इंट्रोसाइट सेल्स होता है, ये सिक्रीट करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीट करता है। पोस्टीरियर साइड में एक सेल होती है जिसको बोलते हैं पेनिस सेल्स, और जो पेनिस सेल्स होता है एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम। ध्यान रहे, लाइसोजाइम हम लोग एक जगह और बात कर चुके हैं, कहां पर लाइसोजाइम की बात हम लोग किए हुए हैं, सैलिवरी ग्लैंड। पोस्टीरियर साइड में जो इंटरो एंडोक्राइन सेल्स होता है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, इससे एक हार्मोन निकलता है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन नेम का हार्मोन सिक्रीट करता है, इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीआईपी। जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये तीन हार्मोन्स इस इंटरो एंडोक्राइन सेल सिक्रीट होता है। जो किप्स ऑफ लिवर कुहन है, किप्स ऑफ लिवर कुहन, इस किप्स ऑफ लिवर कुहन की ओपनिंग ये कहां ओपन होगा, ओपन बिटवीन बेस ऑफ टू विलाई, दो विलाई के बीच में, दो विलाई की बेस से, मान लो सपोज को टू विलाई है, एक विलाई ये है, एक विलाई है, दोनों विलाई के बेस पर इस किप्स ऑफ लिवर कुहन की ओपनिंग होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ब्रूनस ग्लैंड्स। जो ब्रूनस ग्लैंड्स होता है ये कहां प्रेजेंट होता है, ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडनम। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है कि ब्रूनस ग्लैंड कहां होता है, आप बोलेंगे सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडनम। ये कहां खुलेगा, ये ओपन होता है किप्स ऑफ लिवर कुहन। अब किप्स ऑफ लिवर कुहन कहां खुलेगा, बिटवीन टू विलाई के बेस पर। और ब्रूनस ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस। ये क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस। नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखें इसी में नेक्स्ट पॉइंट, intestinal glands they secretes intestinal juice। जूस या इसी इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्कस इंटेरिकस। और इसका पीएच क्या होता है, 7.8। अब जो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस है, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस है, इसमें कौन कौन सी एंजाइम्स होती है, इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है। इनमें से एक एंजाइम्स है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोकाइनेज, हम लोग बात करते हैं डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज, हम लोग बात करें सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, इसके अलावा मिलेगा हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज, हम लोग बात करते हैं
nucleosides and nucleotides। सॉरी, यहां पे इंटरोकाइनेज, इंटरोकाइनेज। ये सारे सब्सटेंस को हम लोग एक साथ मिला क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, या इसको क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस। क्या बोलेंगे? सक्कस इंटेरिकस। अब इसके साथ हम लोग कंप्लीट कर लिए क्या? हम लोग कंप्लीट कर लिए 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। एक बात कर लिए सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरे बात किए गैस्ट्रिक ग्लैंड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लिए क्या? लीवर, नेक्स्ट पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिस्टोलॉजी। नोट करें। हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम esophagus to rectum। यहां से हम लोग बात करेंगे esophagus to rectum। हम लोग क्या करें? कहीं पर भी कट करें और उसका सेक्शन काटें, ठीक है, बनाएं, तो देखें कैसा दिखता है। आउटर लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरोसा। आउटर लेयर क्या है? सेरोसा। अब आउटर लेयर की जस्ट बात हम लोग देखेंगे। मस्कुलरी से मस्कुलरी से ये आउटर लेयर, ये जो आउटर लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। ये इनर लेयर है
इनर लेयर, और ये होता है सर्कुलर, सर्कुलर। और इन दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं और एक साथ बोलते क्या है, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस। इसको हम लोग बोल रहे हैं दे आर सबम्यूकोसा। ये क्या है, सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा। इस पार्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पार्ट हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा। ये 4 लेयर होती है, 4 लेयर। फर्स्ट है सेरोसा, सेकेंड मस्कुलरिस, थर्ड सबम्यूकोसा एंड फोर्थ म्यूकोसा। आगे अगर हम लोग स्टमक रीजन को कट करें, स्टमक में अगर हम लोग देखें तो स्टमक में क्या मिलेगा, बाहर सेरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर। और स्टमक में अगर हम लोग चलें तो मस्कुलरिस एक लेयर और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट बिलो सर्कुलर लेयर, सर्कुलर लेयर। तो ध्यान रहे, ऑब्लिक मसल लेयर, चाहे आप बोले सर्कुलर मसल लेयर, चाहे आप बोले लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। तो लॉन्गिट्यूडनल लेयर है ये मसल से बना हुआ है, सर्कुलर लेयर है मसल से बना हुआ है, और इसी सर्कुलर लेयर के जस्ट नीचे ऑब्लिक लेयर मिलेगा। ये तीनों मस्कुलर लेयर है, लेकिन एक कंडीशन, ऑब्लिक प्रेजेंट ओनली इन स्टमक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है अगर हम लोग सिर्फ स्टमक की बात करें तो बाहर सेरोसा, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में 3 पार्ट, सबसे बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, बीच में बोले तो मिडिल सर्कुलर, और सबसे अंदर की तरफ क्या मिलेगा, ऑब्लिक मसल लेयर मिलता है। उसके बाद मस्कुलरिस के बाद और चले और इस साइड चले सबम्यूकोसा, और सबसे अंदर की तरफ क्या मिलता है, म्यूकोसा। बस समझ। अब यहां कुछ पॉइंट को ध्यान दें। सपोज करिए हम लोग स्टमक को कट किए तो सबसे बाहर क्या मिलेगा, सेरोसा। उसके बाद मस्कुलरिस में लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक मसल लेयर, उसके बाद सबम्यूकोसा, उसके बाद सबम्यूकोसा, उसके बाद म्यूकोसा। तो जो सबम्यूकोसा होता है इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब प्रेजेंट होते हैं। कहां पर, सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा किसी का भी हो, ओसोफेगस से रेक्टम तक किसी का भी हो, सब में ये मिलेगा। तो स्टमक है तो स्टमक में मिलेगा ये चीज। हम लोग स्टमक को काटे हैं तो स्टमक के म्यूकोसा में आएंगे।
देखिए ये बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। इसी ल्यूमेन के अंदर से फूड क्या करता है, पास हो रहा होता है। हम लोग कट किए किसको है, स्टमक को। तो स्टमक की म्यूकोसा में क्या मिलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। पिछले लेक्चर हम लोग बात कर चुके हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, आपसे पूछा जाए गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां मिलता है, आप बोलें क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलता है स्टमक के म्यूकोसा में। स्टमक के इनसाइड मिलता है रुगी। दे हैज ट्रांसवर्स रुगी। ट्रांसवर्स रुगी। स्टमक की बातें खत्म हो गई। चले अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करें, वहां देखें क्या क्या मिलता है। तो सबसे बाहर क्या मिलेगा, सोरोसा। उसके बाद मस्कुलरिस में सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर ऑब्लिक मसल लेयर सिर्फ और सिर्फ कहां मिलता है, स्टमक में। तो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर ये मस्कुलरिस बनाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग मस्कुलरिस की बात करते हैं, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स, नर्व, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा ही होगा। इसके अलावा इसी में अभी हम लोग बात किए थे ब्रूनस ग्लैंड। प्रेजेंट। अब ब्रूनस ग्लैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनल ग्लैंड्स। चाहे आप ब्रूनस ग्लैंड बोले चाहे ड्यूडेनल ग्लैंड बोले, ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन की सम्मुकोसा में। चले हम लोग कट किए किसको है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन को कट किए हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में चले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा में ये आपको जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई। स्टमक में क्या मिलता है, रोगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलता है, विली या विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। या ऐसा बोले इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, क्योंकि इंटेस्टाइनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हो गए, तो एक क्या हो गया, ब्रूनस ग्लैंड जो सब म्यूकोसा मिलता है। तो आप यहाँ ऐसे लिखें, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में आपको मिलेगा पिट्स ऑफ लिवर कोहन। और इसमें एंटीरियर के साइड में हम लोग बात किए थे गोबलेट सेल और इंटेरोसाइट सेल्स। पोस्टीरियर में बात हम लोग क्या किए थे, पैनी सेल्स और इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। ऐसा मिल गए। और क्या मिलेगा, विलाई। बस होंगे। अब देखें, फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम, फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम, मस्कुलरिस में लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर के बीच में, दोनों लेयर के बीच में, दोनों लेयर के बीच में दोनों लेयर के बीच में ये मिलता है अर्बैक प्लेक्सस। अर्बैक प्लेक्सस
ये अर्बैक प्लेक्सस है। बेसिकली ये नेटवर्क नर्व्स का है, नर्व का नेटवर्क है, और इस नर्व के नेटवर्क हम लोग क्या बोल रहे हैं? अर्बैक प्लेक्सस। अर्बैक प्लेक्सस। अर्बैक प्लेक्सस, ऐसे फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम सब म्यूकोसम पहुंचे, तो यहां पर एक प्लेक्सस मिलेगा, यहां पर भी एक प्लेक्सस मिलता है, और इस प्लेक्सस को हम लोग बोलते हैं मिजनर प्लेक्सस। इस प्लेक्सस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिजनर प्लेक्सस। मिजनर प्लेक्सस, मिजनर प्लेक्सस। तो अर्बैक प्लेक्सस और मिजनर प्लेक्सस, जो मिजनर प्लेक्सस है, बेसिकली ये जो मिजनर प्लेक्सस है ये सिंपैथेटिक नेचर होता है, और अर्बैक प्लेक्सस पैरासिम्पैथेटिक। तो ये कंप्लीट हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेशन की फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसके पहले हम लोग कंप्लीट कर लिए एलिमेंट्री कैनाल के बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बाद अब हम लोग कंप्लीट किए क्या? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब अगला टॉपिक हम लोग की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। बोले तो कैसे कैसे डाइजेशन होता है, बक्कल क्योटी में डाइजेशन कैसे होता है, फायरिंग्स और ओसोफेगस की बात करें वहाँ डाइजेशन होता है कि नहीं होता है, आगे हम लोग बात करेंगे। स्टोमक कैसे डाइजेशन होता है, किसका डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है या नहीं होता है, इन सब की बातें हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बाद। डाइजेशन ऑफ मैकेनिज्म डाइजेशन के कैसे होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, मैकेनिज्म कैसे होगी, डाइजेशन कैसे होगा, ध्यान रखिए। जैसे अगर हम लोग कोई फूड इनटेक करते हैं, फूड चाहे वो प्लांट सेल का बना हो चाहे एनिमल सेल का बना हो, मतलब वेज फूड हो या नॉन वेज फूड, हम लोग क्या करेंगे? बक्कल क्योटी मिलेंगे, टीथ के थ्रू उसको मैस्टिकेट करेंगे, तो उसके बाद अपने बक्कल क्योटी में सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रीशन आएगा। हम लोग जानते हैं सैलिवरी ग्लैंड बक्कल क्योटी के बाहर होता है, सैलिवरी ग्लैंड अपनी डट के थ्रू अपना सिक्रीशन सलाइवा बक्कल क्योटी में देगी। देखिए माउथ, जब हम लोग कोई फूड लेते हैं, फूड जैसे ही माउथ एंटर किए बक्कल क्योटी में आया तो टीथ के थ्रू मस्टिकेट करेंगे फूड,
एनिमल सेल का बना हो सकता है मतलब नॉन वेज हो सकता है, प्लांट सेल का बना हो सकता है मतलब वेज हो सकता है। जब फूड को क्रश करेंगे, टीथ के थ्रू मस्टिकेट करेंगे, तो जो सेल है वो सेल क्या होगा, टूटेगा, सेल का साइटोप्लाज्म होगा, सेल का न्यूक्लियस होगा, वो भी ब्रेक करेगा। तो सेल के साइटोप्लाज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड भी मिलेगा, न्यूक्लियस ब्रेक करने की वजह से। अब कहां पहुंच के बक्कल क्योटी में, बक्कल क्योटी में सारे लोग सेल के क्रश होने की वजह से प्रेजेंट हुए। और इन सारे सब्सटेंस सैलिवरी ग्लैंड की सिक्रीशन से मिक्स हुई, सलाइवा से मिक्स हुआ। जब दोनों मिक्स होगा तो सलाइवम क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवम प्रेजेंट होता है सैलिवरी एमाइलेज। ध्यान रहे, बक्कल क्योटी में मेनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसके थ्रू, सैलिवरी एमाइलेज के थ्रू। तो बक्कल क्योटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ। कार्बोहाइड्रेट में मेनली किसका, हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्च का। तो स्टार्च 30% बक्कल क्योटी में क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ। स्टार्च दे आर द पॉलीसेकेराइड, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड। और फिर 30% स्टार्च डाइजेस्ट होगा, क्या बनेगा, माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, डाइसेकेराइड। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, ये क्या है, डाइसेकेराइड। और स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होने के लिए, स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में इसकी हेल्प से एंजाइम से टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज पीएच कितना होता है, 6.8। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल क्योटी में कंप्लीट हुआ। अब जो सब्सटेंस इस बक्कल क्योटी से बाहर निकलेगा, कहां जाएगा, बक्कल क्योटी से बाहर निकलेगा, जाएगा फायरिंग्स में। फायरिंग्स में क्या निकलेगा, निकलेगा जो फायरिंग जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलस। फायरिंग्स में किसी भी फूड सब्सटेंस का डाइजेशन होता नहीं, क्योंकि कोई डाइजेस्टिव नहीं होता। फायरिंग से ये बोलस कहां पास होगा, ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस पास होगा, और ओएसोफेगस में बोलस का डाइजेशन या किसी भी सब्सटेंस का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ओएसोफेगस में किसी फूड का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई सैलिवरी ग्लैंड नहीं है। अरे बोलस आगे बढ़ेगा ओएसोफेगस से, कहां जाएगा, बोलस माया क्या, बोलस माया कार्बोहाइड्रेट जो 30% स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था, माल्टोज बना था, तो 30% माल्टोज और 70% स्टार्च ये पहुंचा। बक्कल क्योटी में किसी और सब्सटेंस का डाइजेशन नहीं होता, कंप्लीट प्रोटीन आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। इसका मतलब बक्कल क्योटी में मेनली क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन है। जब बक्कल क्योटी से फूड आगे पास होता है, तो बक्कल क्योटी में जो स्लाइवा के संग मास्टिकेटेड फूड मिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। बोलस का पीएच क्या है, 6.8, वही पीएच होता है जो सैलिवरी एमाइलेज का होता है। अब बोलस कहां आएगा, बोलस आएगा आराम से गिरेगा कहां पर, स्टमक में। स्टमक में अब हम लोग जानते हैं स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और इसी स्टमक से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट भी होता है। प्रोटीन का डाइजेशन की बिगनिंग इसी स्टमक से होता है, और सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेस्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेनली डाइजेशन, बक्कल क्योटी। बक्कल क्योटी में किसी और सब्सटेंस का डाइजेशन जनरली हम लोग बोलते नहीं होता। स्टमक का अंदर सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है, और स्टमक सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेस्ट होता है। अरे बोलस आया, बोलस आया स्टमक के अंदर। स्टमक क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है, 1 से लेकर के 3 के बीच। इसका मतलब क्या मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। ठीक, अब हम लोग सिर्फ गैस्ट्रिक जूस में 2 सब्सटेंस की बात करेंगे, एक पेप्सिन, दूसरा रेनिन, क्योंकि हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब मान लो स्टमक किसका है, स्टमक है इसी इन्फेंट्स का। तो इन्फेंट्स के केस में रेनिन निकलता है, और एडल्ट के केस में रेनिन नहीं होता। एडल्ट में रेनिन ऑप्शन है, एडल्ट में रेनिन ऑप्शन है। एडल्ट में सिर्फ पेप्सिन मिलेगा, रेनिन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन्फेंट्स का, इन्फेंट के केस में रेनिन नहीं मिलता है और पेप्सिन मिलता है। इन्फेंट तो वेज और नॉन वेज फूड तो नहीं लेगा, सिर्फ मदर मिल्क लेगा।
अब जो मदर मिल्क लिया इन्फेंट्स, तो उस मदर मिल्क में क्या है, केसीन नाम की प्रोटीन है। अब केसीन नाम की प्रोटीन रेनिन से डाइजेस्ट होगा तो क्या बनेगा, पैरा कैल्शियम। केसीन प्रोटीन जो मिल्क प्रोटीन है मदर मिल्क में प्रेजेंट है, इस रेनिन एंजाइम की हेल्प से पैरा कैल्शियम में टूट जाएगा। अब पैरा कैल्शियम उस स्टमक में जो कैल्शियम है फूड के थ्रू भी आया है, फूड के थ्रू जो कैल्शियम आया, मिल्क के थ्रू जो कैल्शियम आया हुआ, अगर कैल्शियम पैरा कैल्शियम दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे क्या बनाएगा, कैल्शियम पैरा कैल्शियम, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डलिंग ऑफ मिल्क, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डलिंग ऑफ मिल्क। अब एक कैल्शियम पैरा कैल्शियम उस इन्फेंट्स के स्टमक में जो पेप्सिन है, उस इन्फेंट्स के स्टमक जो पेप्सिन है, इस पेप्सिन से क्या होगा, कैल्शियम पैरा कैल्शियम पेप्सिन से क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, क्या बनेगा, पेप्टोन्स, कैल्शियम रिलीज होगी, कैल्शियम हो जाएगा अच्छा। पेप्सिन का पीएच कितना है, 1.8। हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। इन्फेंट्स के स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट। हम लोग बात करते हैं एडल्ट के केस। एडल्ट के केस में अगर हम लोग बात करें तो एडल्ट में अगर हम लोग बात करें प्रोटीन का, एडल्ट में प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एडल्ट के स्टमक में आया, प्रोटीन एडल्ट के स्टमक में आया तो एडल्ट के स्टमक में रेनिन होगा नहीं, सिर्फ क्या मिलेगा, और हम लोगों के स्टमक में, एडल्ट के स्टमक में, स्टमक की बात करें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। तो जो प्रोटीन फूड का आया है उस पर पेप्सिन ऐड करेगा, पीएच वही है 1.8। तो प्रोटीन के डाइजेशन से प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स बनेगा, लेकिन ध्यान रहे पूरा प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, वही प्रोटीन का डाइजेशन होता है जो एसिडिक मीडियम में होते हैं, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम वाले प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। तो हम लोग जनरली बात कर लें कि सम प्रोटीन आर डाइजेस्ट इन स्टमक विद हेल्प ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का पीएच कितना है, 1.8। तब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज मिलेगा, रिमेनिंग प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। अब मान लो हम लोग मिल्क इनटेक कर लिए, इफ ए पर्सन टेकिंग मिल्क, अगर हम लोग मिल्क इनटेक कर लिए, अगर हम लोग मिल्क इनटेक किए तो जो मिल्क प्रोटीन है हमारे स्टमक में गया, हमारे स्टमक में तो रेनिन नहीं है, हमारे स्टमक में रेनिन नहीं है, रेनिन कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट में होता है। तो अपने स्टमक में रेनिन नहीं है, इस मिल्क प्रोटीन केसीन का डाइजेशन पेप्सिन से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन अपने स्टमक में, क्योंकि अपने स्टमक में तो नहीं होता क्या, रेनिन, अपने स्टमक में रेनिन नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है, एडल्ट हैं, तो एडल्ट के स्टमक रेनिन नहीं है। जो मिल्क प्रोटीन केसीन आया, मिल्क प्रोटीन केसीन आया, पेप्सिन से डाइजेस्ट होगा, तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन। मिल्क का पार्शियल डाइजेशन अपने स्टमक होगा। अब मिल्क का पार्शियल डाइजेशन का जो प्रोडक्ट है ये कहां जाएगा, दे एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा तो वहां पर इसकी मुलाकात होगी काइमोट्रिप्सिन से। तो पार्शियल डाइजेशन मिल्क प्रोटीन, पार्शियल डाइजेशन मिल्क प्रोटीन इस अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद काइमोट्रिप्सिन से ब्रेक करेगा, क्या बनाएगा, पेप्टोन्स। हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि काइमोट्रिप्सिन दे आर द एनालॉगस, इसका रेनिन का, ये क्या है, एनालॉगस है रेनिन का। आगे देखें, अब प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में कंप्लीट, तो डाइजेस्टेड मटेरियल स्टमक से बाहर निकलेगा, और डाइजेस्टेड मटेरियल जब स्टमक से बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम। व्हाट इज द काइम, काइम क्या है, स्टमक में डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट और गैस्ट्रिक जूस जब दोनों आपस में मिला देंगे तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, काइम। तो काइम स्टमक से बाहर निकलेगा, स्टमक से बाहर निकलेगा तो कहां जाएगा, स्टमक से बाहर निकलेगा तो जाएगा कहां पर, ट्यूबनम में। ये कहां पहुंचता है, ट्यूबनम में। क्या निकल करके आएगा, काइम निकल के आएगा। अब काइम में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में 30% माल्टोज,
70%। सुक्रोज कहां से चला आ रहा है? बक्कल कैविटी से, क्योंकि स्टमक में इसका कोई डाइजेशन होता नहीं, स्टमक इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर इस स्टमक से क्या बाहर निकला? लिपिड, क्योंकि स्टमक में लिपिड का डाइजेशन होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। फिर क्या काइन में प्रेजेंट हुआ? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो जो प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट हुआ उसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोटियोज एंड पेप्टोज। और रिमेनिंग प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, ये सारे सब्सटेंस काइन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे और कहां पहुंचेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम लोग बात करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको दो टाइप के ग्लैंड्स मिलेंगे। एक ग्लैंड मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे, या एक ग्लैंड का सीक्रेशन मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक जूस। दूसरा क्या मिलेगा? इंटेस्टाइनल जूस। और इसी ग्लैंड्स, सॉरी, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है? लीवर से बाइल भी। ठीक है, ध्यान दें। मान लो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, सपोज करिए ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम है। अब इस ड्यूडेनम में काइन इंटर किया, काइन इंटर किया। अगर काइन इंटर करेगा तो ध्यान दें, यहां पर एम्पुला वेटर, एम्पुला वेटर क्या आया? पैनक्रियाटिक जूस। और इधर से क्या आता है? बाइल डक्ट। भी खुलेगा। चलो, अब यहां पर तीन तीन टाइप के सिक्रीशन होंगे। एक लीवर से आएगा बाइल, जीवी में जो स्टोर हुआ था। दूसरा पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस। तीसरा इंटेस्टाइनल जूस। देखते यहां पर सपोज करिए ये आया पैनक्रियाटिक जूस। मान लें पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है। और ये रहा इंटेस्टाइनल जूस। ये रहा इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। काइन में क्या आएगा? काइन में वही होगा, माल्टोज, सुक्रोज, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। अब प्रोटीन में प्रोटीन का पार्ट पेप्टोज एंड पेप्टाइड प्रेजेंट होंगे।
एंटर किया काइन, काइन में एक मिला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में 30% जिसको हम लोग बोल रहे हैं माल्टोज, 70% स्टार्च, 70% स्टार्च। इसमें क्या मिलेगा? लिपिड, इसमें क्या मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या मिलेगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन में सारी प्रोटीन तो डाइजेस्ट नहीं हुई थी, प्रोटीन, पेप्टोन और तो मैंने यहां पर पेप्टाइड लिखा हुआ था, कोई था प्रोटीओज, ये मिला, काइन में मिलता है, या मैंने काइन में शायद पेप्टाइड लिखा हुआ था, गलती थी। प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओज, क्योंकि पेप्टाइड यहां कहीं बना ही नहीं था, बनता है तो हम लोग दिखाते नहीं। प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओज मेनली एक काइन के फॉर्म पहुंचा। अब देखिए, जब पैनक्रियाटिक जूस आया तो सारे पैनक्रियाटिक जूस यहां पहुंचे, तो पैनक्रियाटिक जूस, मेजॉरिटी जो पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या है? इनएक्टिव। तो इस पैनक्रियाटिक जूस से एक एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में मूव करके जाएगा इंटेस्टाइनल जूस में, जिसका नेम है ट्रिप्सिनोजेन। ध्यान रखिए, मैंने पैनक्रियाटिक जूस में 6 एंजाइम बताया, उसमें से क्या आया? ट्रिप्सिनोजेन। और यहां पर इस इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम होती है एंटेरोकाइनेज। आए हुए ट्रिप्सिनोजेन को एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ट्रिप्सिन जो होगा, ये जो ट्रिप्सिन है ये ऐड करेगा पैनक्रियाटिक जूस में। क्यों? क्योंकि ट्रिप्सिन हाई पीएच काम करता है, और इंटेस्टाइनल जूस का पीएच कितना है? इंटेस्टाइनल जूस का पीएच है 7.8 और इसका पीएच कितना है? 8 से लेकर के 8.5। ट्रिप्सिन कभी लो पीएच काम नहीं करता, ट्रिप्सिन हाई पीएच काम करता है। इस वजह से ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन यहां बना इंटेस्टाइनल जूस में, ये कहां पहुंचा? पैनक्रियाटिक जूस में। अब पैनक्रियाटिक जूस में पहुंचने के बाद रिमेनिंग एंजाइम को क्या कर देता है? रिमेनिंग एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। चलिए देखें, तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किसकी हेल्प से बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस से। पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू डाइजेशन, पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू डाइजेशन। तो ध्यान दें, एक एंजाइम थी पैनक्रियाटिक जूस में। अब तो हम लोग ट्रिप्सिनोजेन की बात करेंगे नहीं, एक एंजाइम थी, हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे काइमो ट्रिप्सिनोजेन। दूसरे एंजाइम प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, और न्यूक्लिएज। और एंजाइम्स, क्योंकि ट्रिप्सिनोजेन तो कहां चला गया? इंटेस्टाइनल जूस में, और इंटेस्टाइनल जूस से क्या आया? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो होगा इन दोनों को एक्टिवेट कर देगा।
जब ट्रिप्सिन इन दोनों को एक्टिवेट करेगा, तो जब काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिस एक्टिवेट होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, काइमोट्रिप्सिन, और इसको बोलेंगे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब फिर ट्रिप्सिन इन दोनों को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ जो एक्टिवेटेड पार्ट होता है उसके संग मिल करके प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, प्रोटीन का डाइजेशन। तो ध्यान दें, हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस से प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, किसके थ्रू, पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू। तो प्रोटीन क्या क्या सब्सटेंस है, प्रोटीन में आया है काइन के रास्ते प्रोटीन का पार्ट, क्योंकि एसिडिक प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था जिसका रिजल्टेंट है। तो प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज। प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोजेज। प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोजेज। यहां पर जो एंजाइम्स ऐड किया, यहां जो एंजाइम्स ऐड किया, खुद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इन दोनों का एक्टिवेट करने के बाद प्रोटीन का डाइजेशन इन दोनों के संग मिल करता है। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। रिजल्ट क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। रिजल्ट क्या मिला, अमीनो एसिड। अभी भी कुछ प्रोटीन का पार्ट पेप्टाइड के फॉर्म में बचा हुआ है। कुछ प्रोटीन का पार्ट पेप्टाइड के फॉर्म बचा हुआ है, जैसे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड के फॉर्म में बचा हुआ है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट किसके थ्रू, पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू। अब यहां पर हम लोग इन दोनों एंजाइम्स को यहां पर खत्म कर देंगे और ये सबस्ट्रेट भी खत्म हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए यहां पर जो एंजाइम्स है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज नेम, जैसे हम लोग सैलिवरी एमाइलेज की बात किए थे, स्टार्च को डाइजेस्ट किया था। यहां पर पैनक्रियाटिक एमाइलेज है तो स्टार्च को ही डाइजेस्ट करेगा, और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च क्या है, 70%। तो पूरा का पूरा स्टार्च कन्वर्ट हो गया किसमें, माल्टोज में। एंजाइम क्या यूज हुआ, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जिसको हम लोग क्या बोले थे, एमाइलोप्सिन। माल्टोज बन गया। अब माल्टोज तो ये भी है जो सैलिवरी ग्लैंड से आ रहा है, मतलब बकरी के बीच आ रहा है। अब ये दोनों माल्टोज क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ये दोनों माल्टोज मिक्स हो गए, मतलब अमाउंट ऑफ माल्टोज क्या हो गया, इंक्रीज। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का डाइजेशन पैनक्रियाटिक जूस से कंप्लीट। हम लोग बात करते हैं लिपिड का। डाइजेशन ऑफ लिपिड। अब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला जो मेन एंजाइम है, पैनक्रियाटिक लाइपेज है।
इसमें हम लोग बात कर रहे हैं फैट। मेन एंजाइम्स, मेन एंजाइम जो है नहीं, पैनकैटिक लाइपेज, लाइपेज क्या बनेगा? बनेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट। लेकिन अभी भी कुछ डाइसैकेराइड बचा हुआ है, कुछ डाइसैकेराइड अभी बचा होता है। तो मेजॉरिटी आप फैट तो डाइजेस्ट हो जाता है पैनकैटिक जूस से, लेकिन कभी कभी रेयर केस में स्मॉल अमाउंट में फैट्स ट्राइसैकेराइड या डाइसैकेराइड के फॉर्म में बचा हुआ है, जो आगे चल कर डाइजेस्ट हो जाएगी। हम लोग किसकी बात कर लिए? हम लोग बात करें लिपिड्स की, और यहां पर ये सब की बातें कंप्लीट हो गई। अब किसकी बात करते हैं? न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन की बात करें, अभी देखो पहली बार न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन यहां मिला, और उसके लिए एंजाइम्स न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज देखिए, ये न्यूक्लियेज है, इस न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा, क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो पैनकैटिक जूस के थ्रू डाइजेशन कंप्लीट। अब पैनकैटिक जूस के बाद हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू डाइजेशन। इंटेस्टाइनल जूस का डाइजेशन, तो इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू डाइजेशन देखिए, इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू डाइजेशन। अगर हम लोग इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू डाइजेशन की बात करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू डाइजेशन की बात करें, तो ध्यान रहे यहां पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटीन डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किसके थ्रू? इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू। यहां क्या मिला? डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड, इंटेस्टाइनल जूस हम लोग बोले थे ट्राइपेप्टाइडेज। यहां क्या मिलेगा? यहां मिलेगा डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड और अमीनो एसिड। प्रोटीन का इन प्रोडक्ट अमीनो एसिड। ट्राइपेप्टाइड कंप्लीट। आते हैं डाइपेप्टाइड पर।
क्या प्रोड्यूस होगा? पेप्टाइड प्लस अमीनो एसिड। अब जो पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड है, सही है। यहां जो डाइपेप्टाइड था, ये भी डाइपेप्टाइड, और ये जो डाइपेप्टाइड है, ये दोनों डाइपेप्टाइड इससे ब्रेक हो गया डाइपेप्टाइड से, क्या बना? पेप्टाइड और अमीनो एसिड। अब जो पेप्टाइड मिला, हम लोग क्या बोले हैं? हम लोग बोले हैं अमीनो पेप्टाइडेज। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है अमीनो एसिड। प्रोटीन का डाइजेशन अब कंप्लीट हो गया, इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ध्यान दें, जो हम लोग फूड को इनटेक किए थे, बकल कैविटी में फूड को रखे हुए थे, उसमें जो प्रोटीन था, प्रोटीन जब डाइजेस्ट हुआ तो हम लोग बोले एंड प्रोडक्ट। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या मिला? अमीनो एसिड। किसके थ्रू? पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू। प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट। रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे थे, तो आज हम लोग डाइजेस्टिव मैकेनिज्म को कंप्लीट करेंगे। डाइजेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात किए थे इंटेस्टाइनल ग्लैंड के थ्रू डाइजेशन, बोले तो इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू डाइजेशन। इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू डाइजेशन हम लोग एक पढ़ चुके हैं, पैनक्रियाज के थ्रू या पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू डाइजेशन। अभी हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, या ऐसे बोले स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन की बात करें तो हम लोग पैनक्रियाटिक जूस के डाइजेशन की बात कर चुके हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या? इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू डाइजेशन। अब इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू जो डाइजेशन होता है, हम लोग बात किए थे इसमें डिफरेंट टाइप की एंजाइम्स होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन जो डाइजेशन हो रहा है, तो इसके पहले जो हम लोग बात किए थे पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू जो प्रोटीन का पार्ट मिला था, हम लोगों को क्या मिला था? हम लोगों को मिला था प्रोटीन के पार्ट में पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू एक मिला था जिसको हम लोग बोले थे ट्राइपेप्टाइड, सॉरी ट्राइपेप्टाइड। दूसरा क्या मिला था? हम लोग बात करें डाइपेप्टाइड। तो ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड ये पैनक्रियाटिक जूस के डाइजेशन के बाद जो हमें इंड प्रोडक्ट के फॉर्म प्रोटीन का मिला था, ये था। अब पैनक्रियाटिक जूस में जो प्रोटीन का इंड प्रोडक्ट मिला, उसका डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू होगा। इंटेस्टाइनल जूस में एक होगा ट्राइपेप्टाइडेज, ये ट्राइपेप्टाइड को डाइजेस्ट करेगा, ट्राइपेप्टाइड को डाइजेस्ट करेगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड और अमीनो एसिड। तो दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। अब यहां पर भी डाइपेप्टाइड बना हुआ है, और पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू जो एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में, एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में जो डाइजेस्टिव जूस, एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में जो डाइपेप्टाइड मिला था, ये दोनों डाइपेप्टाइड इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट डाइपेप्टाइडेज से डाइजेस्ट होगा। क्या बनेगा? पेप्टाइड और अमीनो एसिड। अब यहां पर ये पेप्टाइड मिला, ये पेप्टाइड का जो फॉर्मेशन है,
इन डाइपेप्टाइड के टूटने से, डाइपेप्टाइड के टूटने से, डाइपेप्टाइड के टूटने से पेप्टाइड अमीनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड के टूटने से डाइपेप्टाइड और पेप्टाइड, पेप्टाइड मिल रहा है। अब इस पेप्टाइड का डाइजेशन, पेप्टाइड का डाइजेशन होगा, पेप्टाइड का डाइजेशन होगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से। तो ध्यान रहे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है एक्सो एंजाइम से, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या है, एक्सो एंजाइम्स। और एक्सो एंजाइम्स में ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्सो एंजाइम से, और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है एक ऐसे पेप्टाइड को ब्रेक करेगा। तो पेप्टाइड को हम लोग बनाए तो मान लो ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड की एक चेन है, अमीनो एसिड की एक चेन है। सपोज करिए ये फर्स्ट अमीनो एसिड, अब फर्स्ट अमीनो एसिड क्या लगा होगा, अमीनो ग्रुप, क्या लगा होगा, अमीनो ग्रुप, क्या लगा होगा, अमीनो ग्रुप। और ये जो लास्ट अमीनो एसिड है इस पर क्या लगा होगा, ऑयल ग्रुप। ध्यान है, इसके पहले वाले लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हम लोग बात कर चुके हैं पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू डाइजेशन। अभी हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू डाइजेशन। अब इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेस इंटेलिजेंस पीएच कितना होता है, 7.8। अब इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स के थ्रू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है। हम लोग बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू। तो यहां पर पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू जो प्रोटीन के डाइजेशन के बाद इन प्रोडक्ट मिला हुआ था, उसमें हम लोग एक की बात किए थे ट्राइपेप्टाइड, दूसरे की बात किया गया था डाइपेप्टाइड। एक ट्राइपेप्टाइड इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है ट्राइपेप्टाइडेज। ट्राइपेप्टाइडेज ट्राइपेप्टाइड को ब्रेक करता है डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड बनता है और अमीनो एसिड रिलीज होती है। नेक्स्ट यहां पर भी डाइपेप्टाइड बना और पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू भी डाइपेप्टाइड है। अब ये दोनों डाइपेप्टाइड, दोनों के दोनों डाइपेप्टाइड, दोनों के दोनों डाइपेप्टाइड इस इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट डाइपेप्टाइडेज से ब्रेक होगा, क्या बनेगा, पेप्टाइड और अमीनो एसिड। अब जो पेप्टाइड यहां प्रोड्यूस हो, चाहे ये पेप्टाइड हो चाहे ये पेप्टाइड हो, ये जो पेप्टाइड है एक पेप्टाइड इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट अमीनो पेप्टाइडेज से ब्रेक करेगा और फाइनली क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड दे आर इन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन। अब यहां हम लोग बात करते हैं ये अमीनो पेप्टाइडेज इस पेप्टाइड को कैसे ब्रेक करता है। तो अमीनो पेप्टाइडेज दे आर द, अमीनो पेप्टाइडेज दे आर द, अमीनो पेप्टाइडेज दे आर द एक्सो एंजाइम्स। तो एक्सो एंजाइम्स ये दो टाइप के हैं। एक बात कर लें अमीनो पेप्टाइडेज, अमीनो पेप्टाइडेज, तो क्या है अमीनो पेप्टाइडेज। यहां देखिए लिखा हुआ है अमीनो, मतलब पेप्टाइड को ब्रेक करेगा। पेप्टाइड क्या है, अमीनो एसिड की चेन। एक पेप्टाइड एक अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन। सपोज करिए फर्स्ट अमीनो एसिड है इस पर अमीनो ग्रुप और लास्ट अमीनो एसिड है इस पर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। अगर अमीनो पेप्टाइडेज ऐड करता है तो अमीनो पेप्टाइडेज कहां ऐड करेगा, फर्स्ट अमीनो एसिड में जो अमीनो ग्रुप है, मतलब उस साइड से अमीनो पेप्टाइडेज ऐड करता है जिधर उसको मिलता क्या है, अमीनो ग्रुप। तो ये अमीनो पेप्टाइडेज
इस पर ऐड करेगा, ये अमीनो एसिड टूट करके सेपरेट हो जाएगी। फिर यहां क्या मिलेगा, इसका अमीनो ग्रुप, फिर ए अमीनो पेप्टाइड इस पर ऐड करेगा और फिर ए भी अमीनो एसिड क्या हो जाएगी सेपरेट। इसी तरह से पूरे की पूरी अमीनो एसिड क्या होगी, वन बाई वन ब्रेक करती चली जाएगी। इंटेस्टाइनल सॉरी पैनक्रियाटिक जूस में हम लोग बात करते थे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की, ख्याल करिए पीछे लिखा हुआ इसके पहले लेक्चर में, यहां लिखा है कार्बोक्सी। अगर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ऐड करता है, इधर ऐड करेगा, ये ऐड करता है अमीनो एसिड की चेन में उस साइड जिधर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा, तो कार्बोक्सिल ग्रुप की साइड से ऐड करेगा, इस साइड से ऐड करेगा और ए अमीनो एसिड क्या हो जाएगी, टूट के सेपरेट हो जाएगी। फिर यहां पर इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर यहां पर ऐड करेगा और फिर ये भी क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी। ऐसे वन बाई वन अमीनो एसिड क्या होगी, रिलीज होती जाएगी और ये पेप्टाइड क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, अमीनो एसिड। आगे चलेंगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेशन हुआ था पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू, तो एक मिला माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जैसे माल्टोज में, या ऐसे बोले कार्बोहाइड्रेट में माल्टोज के अलावा और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। अगर यहां पर हम लोग माल्टोज की बात करें, देखिए माल्टेज एंजाइम से डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। इस माल्टोज के अलावा कोई दूसरा डाइसैकेराइड, इसे सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज दे आर द डाइसैकेराइड। इसके लिए इस इंटेस्टाइनल जूस में क्या प्रेजेंट है, सुक्रेज एंजाइम। सुक्रेज एंजाइम की वजह से ये सुक्रोज क्या होगा, ब्रेक करेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ऐसे मिल्क कार्बोहाइड्रेट। हम लोग बात करें लैक्टोज, मिल्क शुगर जिसको बोलते हैं, ये लैक्टोज लैक्टेज ब्रेक करेगा। लैक्टेज कहां मिलेगा, इंटेस्टाइनल जूस में। और लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रिएक्शन। नेक्स्ट, अब आते हैं फैट के डाइजेशन पर। मेजॉरिटी ऑफ फैट वो डाइजेस्ट हो जाता है पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक लाइपेज से, लेकिन कुछ फैट, रेयर केस ऑफ फैट अगर बचा हुआ है तो फैट का डाइजेशन होगा इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट इंटेस्टाइनल लाइपेज के थ्रू फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनेगा, फैट का डाइजेशन कंप्लीट। इसके अलावा आप लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो पैनक्रियाटिक जूस में जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन के बाद इन प्रोडक्ट मिला था, एक मिला था जिसको हम लोग क्या बोले थे, न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा में क्या मिला था, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। पैनक्रियाटिक जूस का इन प्रोडक्ट है न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के बाद। ये न्यूक्लियोटाइड पर एंजाइम्स लगा न्यूक्लियोटाइडेज, और न्यूक्लियोटाइड किसमें ब्रेक कर गया, न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड और यहां पैनक्रियाटिक जूस का जो न्यूक्लियोसाइड है, ये दोनों न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। अब इस न्यूक्लियोसाइड पर क्या ऐड करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। रिजल्ट क्या मिलेगा, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स का, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, कहां होता है, हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन। और कंप्लीट डाइजेशन किस जूस की वजह से होता है, इंटेस्टाइनल जूस की वजह से। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंटेस्टाइनल जूस है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस।
अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेस्ट जूस क्या है, आप बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस दे आर द कंप्लीट डाइजेस्ट जूस। इसी के संग डाइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। नोट करें, डाइजेशन की मैकेनिज्म के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो डाइजेशन में जो इन प्रोडक्ट मिला था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन का इन प्रोडक्ट, प्रोटीन के डाइजेशन के इन प्रोडक्ट, फैट के डाइजेशन के इन प्रोडक्ट, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के इन प्रोडक्ट, तो जितने भी सब्सटेंस थे जब उनका डाइजेशन कंप्लीट हुआ तो जो इन प्रोडक्ट है वे इन प्रोडक्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल बोलते स्मॉल इंटेस्टाइन से मेनली एब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का। वैसे अगर बात करें तो माउथ से लेकर के रेक्टम तक पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्प्शन हर एक पार्ट में होता है, लेकिन मेनली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जितने भी फूड सब्सटेंस थे जब उनका डाइजेशन कंप्लीट हुआ, तो उनके डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिले इन प्रोडक्ट के फॉर्म में वे एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाएंगे, एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाएंगे। तो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में कैसे जा पाएंगे? दो मेथड से, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन तब होता है जब एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर एब्जॉर्प्शन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी यूटिलाइज में अगर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो रहा होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव क्या बात करें, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी या एटीपी, दे आर कॉल्ड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन को क्या बोल सकते हैं, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट, इसको क्या बोल सकते हैं, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आगे देखिए, ये पैसिव एब्जॉर्प्शन है दो टाइप की, एक सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलेटेड डिफ्यूजन। देखिए सिंपल डिफ्यूजन में कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन, फैसिलेटेड में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कहां होगा, तो ध्यान रहे फैसिलेटेड में एफ, फैसिलेटेड एफ और फ्रक्टोज एफ। ध्यान रहे कि फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ फैसिलेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही हो सकता है, इसी के थ्रू होता है। हम लोग फ्रक्टोज को सिंपल और एक्टिव में बात नहीं करते, यहां क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट। अब एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन।
इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में सर्कुलेट होना कॉल्ड एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स are circulated via blood या body fluid in different part of body called एसिमिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। अब इसके बाद आता है इजेशन। इजेशन क्या है? अनडाइजेस्ट, अनएब्जॉर्ब जो फूड पार्टिकल है हमारी बॉडी उसको रिपेल आउट कर देती है थ्रू द एनस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन। अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल are repel out through anus called ejection। अगर हम लोग डाइजेशन के मैकेनिज्म के स्टेप को सीरीज वाइज अरेंज करें तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंजेशन। मतलब फूड पार्टिकल को बक्कल के ट्यूब रख करके टीथ के थ्रू मैस्टिकेट करना। और आफ्टर swallowing मेनली डाइजेशन बक्कल केवटी के आगे स्टार्ट हुआ। कुछ डाइजेशन कहां हुआ? बक्कल केवटी में, कार्बोहाइड्रेट जैसे। अब इसके बाद इंजेक्शन के बाद डाइजेशन। इंजेक्शन क्या है? फूड का बक्कल केवटी में रखना, कॉल्ड इंजेक्शन। अब बक्कल केवटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम swallowing करेंगे तो फूड पार्टिकल कहां जाएगा? फायरिंग्स में, ओइसोफेगस के रास्ते स्टमक में, स्टमक डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद मूव करके कहां जाता है? मूव करके जाता है, हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद इन सब्सटेंस का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। इन सब्सटेंस क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हम लोग बात करते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और एसिमिलेशन के बाद सबसे लास्ट स्टेज में आता है इजेशन। इस 5 स्टेप में डाइजेशन की मैकेनिज्म क्या होती है? कंप्लीट होती है। यहीं पर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस।